अब हम पढ़ते हैं लास्ट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। इन्हीं को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु या पट्टिकाणु। इसके साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 2 to 3 माइक्रोन। आरपीसी का साइज होता था 7.5 माइक्रोन और सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी है, जिसको बोलते हैं बेसोफिल, उसका साइज होता है तकरीबन 8 माइक्रोन। तो इस वजह से सबसे छोटी ब्लड की जो सेल है उसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल काउंट है, या जिसे हम नॉर्मल थ्रोम्बोसाइट काउंट बोल सकते हैं, वो होता है 1.5 से 3.5 लाख, मींस 1.5 to 3.5 लाख। इसके अलावा प्लेटलेट केवल और केवल स्तनधारियों में ही उपस्थित होती है। दूसरे जीवों में प्लेटलेट जैसी ही संरचना होती है, लेकिन उसका नाम स्पिंडल कॉर्पसल्स होता है। तर्करूपी कोशिकाएं उन्हें बोला जाता है, जबकि प्लेटलेट्स केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। प्लेटलेट्स केंद्रक रहित होती हैं, मींस इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही साथ ये कोशिका के टुकड़े इन्हें बोला जाता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली मेगा कैरियोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। उसी के विखंडन से बनने वाली जो सेल हैं वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो शेप है वो है बाइकॉन्वेक्स, डिस्क या ओवल शेप्ड, मींस द्विउत्तल या डिस्क या अंडाकार आकृति की ये होती है। इसके कोशिका द्रव्य में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स मींस कणिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स का मतलब है ऐसे कण जिन्हें हम बेसिक डाई मींस क्षारीय रंजक से अभिरंजित कर सकते हैं, मींस उन्हें स्टेन करके और माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बेसिक डाई से स्टेन होने वाले कणों को बोलते हैं बेसोफिलिक कण। तो इसके बेसोफिलिक कणिकाएं इसके कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होती हैं। बेसिक डाई कौन सी होती है? तो हमने पढ़ा है मिथाइलिन ब्लू, तो वो बेसिक डाई होती है। तो मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करके हम इन कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। साथ ही प्लेटलेट्स के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोएस्थेनिन। ये उस प्लेटलेट में संकुचनशील प्रोटीन होती है और ये उसके कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होती है। तो हमने पढ़ा प्लेटलेट का साइज 2 to 3 माइक्रोन, प्लेटलेट का लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन, प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट 1.5 से 3.5 लाख, प्लेटलेट जो है वो केंद्रक रहित है, प्लेटलेट का जो शेप है वो डिस्क या ओवल शेप या फिर वो बाइकॉन्वेक्स शेप की है। प्लेटलेट का निर्माण जिन कोशिकाओं के टुकड़ों से हो रहा है उन कोशिकाओं का नाम है मेगा कैरियोसाइट सेल और वो पाई जाती हैं अस्थि मज्जा में। इसी वजह से इन्हें हम कोशिका के टुकड़े भी बोलते हैं। प्लेटलेट के अंदर कोशिका द्रव्य में बेसोफिलिक कणिकाएं पाई जाती हैं और साथ ही वहां पर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है थ्रोम्बोएस्थेनिन। अगर प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाए, मींस प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाए, तो उसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। जबकि अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ऐसा हमें डेंगू बुखार के समय देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों में एक सीजन में डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट जो काउंट है वो कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट का 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड हो जाना, ये कहलाता है क्रिटिकल काउंट। क्यों बोल रहे हैं हम इसे क्रिटिकल काउंट? क्योंकि इस संख्या पर पर्सन की स्थिति जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, मींस इस पर डेंजरस कंडीशन आ जाती है। इससे भी अगर कम संख्या हो रही है प्लेटलेट की तो पर्सन में एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं परप्यूरा डिजीज या परप्यूरा रोग। इस रोग में त्वचा के नीचे रेड स्पॉट या लाल धब्बे आ जाते हैं। त्वचा पर वो जो लाल धब्बे आए हैं वो इस वजह से क्योंकि प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना।
लेकिन अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाएगा, इस क्रांतिक संख्या से भी कम हो जाएगा, तो ब्लड वेसल से निकलकर बाहर आ जाएगा और वो हमें त्वचा के नीचे लाल धब्बों के रूप में दिखाई देगा। तो ये परप्यूरा रोग में ऐसा देखने को मिलता है। कार्य क्या है? टोटल 3 इसके फंक्शन है। पहला जो फंक्शन है वो ये है, रक्त वाहिनियों की क्षतिग्रस्त एंडोथेलियम की मरम्मत करना। कैसे? ये एक ब्लड वेसल मींस रक्त वाहिनी है, इसकी जो आंतरिक आस्तर है उसे बोलते हैं एंडोथेलियम, मींस इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम अगर रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इसमें से ब्लड निकलना बाहर स्टार्ट हो जाएगा। अब इस ब्लड को रोकने के लिए यहां पर सबसे पहले, इस ब्लड को यहां से रोकने के लिए यहां पर सबसे पहले प्लक लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और वो प्लक जैसी संरचना का निर्माण करती है प्लेटलेट। अब ये प्लेटलेट प्लक क्या होता है? तो प्लेटलेट आपस में, क्योंकि आसंजी प्रकृति की ये होती हैं, चिपचिपी होती है इनकी सरफेस, तो वो आपस में चिपक कर यहां पर इकट्ठी हो जाती हैं और एक प्लक जैसी संरचना बनाती हैं, जिसे बोलते हैं प्लेटलेट प्लक। प्लेटलेट प्लक जब यहां पर बन जाएगा तो इसमें जो ब्लड है उसका निकलना बाहर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रक्त वाहिनियों की क्षतिग्रस्त एंडोथेलियम की मरम्मत करने का काम करते हैं। साथ ही जब रक्त की क्लॉटिंग मींस रक्त का थक्का बनता है, उस टाइम भी सबसे पहले प्लेटलेट प्लक का निर्माण होता है और बाद में फिर फाइब्रिन क्लॉट या फाइब्रिन थक्के का निर्माण होता है और ब्लड पूरी तरीके से निकलना बंद हो जाता है। दूसरा जो कार्य है वो है सेरोटोनिन का स्त्रावन। सेरोटोनिन जो हमने पढ़ा था एक वाहिनी संकोचक मींस वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो ये भी निकालने का काम करती है प्लेटलेट। सेरोटोनिन को प्लेटलेट के अलावा मास्ट कोशिकाएं एवं डब्ल्यूबीसी जो बेसोफिल हैं उनके द्वारा भी स्त्रावित किया जाता है। तीसरा है स्कंदन कारक थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन। अब ये स्कंदन कारक क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी में रक्त के थक्के को बनाने के लिए 13 फैक्टर्स पाए जाते हैं, मींस 13 कारक होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्कंदन कारक। उनमें से जो 3rd नंबर का कारक है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन और इसका निर्माण और स्त्रावण किया जाता है प्लेटलेट्स के द्वारा। तो प्लेटलेट्स 3 काम करती है। पहला, एंडोथेलियम रप्चर हो जाए तो उसे रिपेयर करना, दूसरा सेरोटोनिन को सीक्रेट करना और तीसरा जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि 3rd क्लॉटिंग फैक्टर है उसे बना के स्त्रावित करना। तो ये 3 काम है। इस तरीके से प्लेटलेट कंप्लीट। आरबीसी पढ़ी हमने, डब्ल्यूबीसी पढ़ी और अभी हमने प्लेटलेट्स पढ़ा। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रक्त कणिकाओं के अलावा इन्हें एक नाम और दिया जाता है जो एनसीईआरटी में दिया है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को मिलाकर हम जब बोलते हैं तो अगर इनका परसेंटेज देखें तो 45% होता है, 55% प्लाज्मा होता है। उस 45% में 99% होती है आरबीसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी सेल्स में मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है, तो आंसर जाएगा आरबीसी। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो है प्लेटलेट्स। इस तरीके से ये यहां तक ब्लड कॉर्पसल्स कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड क्लॉटिंग मींस रक्त का थक्का बनना। हम जानते हैं कि कभी किसी पर्सन को अगर चोट लग जाए और ब्लीडिंग मींस रक्त का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाए तो थोड़े समय के बाद वो रक्त का बहना रुक जाता है। इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना मींस ब्लड क्लॉटिंग होना। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले हम 2 टाइम के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है ब्लीडिंग टाइम और दूसरा होता है क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या है? रक्त की पहली बूंद आने से लेकर रक्त की आखिरी बूंद आने तक का जो समय है उसे बोलते हैं
ब्लीडिंग टाइम, और ये होता है 1 से 3 मिनट का। जबकि क्लॉटिंग टाइम, या जिसे हम सीटी बोलते हैं, रक्त की पहली बूंद आने से लेकर रक्त के थक्के बनने तक का जो समय है उसे बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम, और वो होता है 2 to 8 मिनट, मींस 2 से 8 मिनट तक। अब क्योंकि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम दोनों अलग अलग कैसे, तो हमने प्लेटलेट में पढ़ा था, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करती हैं। तो प्लेटलेट प्लग का निर्माण किया जाता है, प्लेटलेट आपस में चिपक जाती हैं और चिपककर उस एंडोथेलियम जो कि डैमेज हो गई है, जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है, उसे मरम्मत करती है। तो जैसे ही प्लेटलेट प्लग बनेगा, रक्त का आना रुक जाएगा, मींस ब्लड की जो लास्ट ड्रॉप है वो आएगी और उसके बाद ब्लड की कोई ड्रॉप नहीं आने वाली। तो रक्त की पहली बूंद निकलने से लेकर प्लेटलेट प्लग के बनने तक का जो समय है उसे बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। मतलब ब्लड का कितनी देर तक स्त्रावण हुआ, कितनी देर तक बाहर निकला ब्लड, वो है ब्लीडिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? क्लॉटिंग टाइम का मतलब है ब्लड की पहली ड्रॉप आने से लेकर इस फाइब्रिन क्लॉट के बनने तक का जो टाइम है उसे बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम छोटा होता है, क्लॉटिंग टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि क्लॉटिंग टाइम में ब्लीडिंग टाइम भी इंक्लूड होगा। मींस रक्त की पहली बूंद से लेकर प्लेटलेट प्लग का निर्माण और उसके बाद फाइब्रिन क्लॉट तक बनना, ये पूरा दोनों को अगर हम मिला दें तो उसे बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। जबकि ब्लीडिंग टाइम केवल और केवल रक्त की पहली बूंद आने से लेकर प्लेटलेट प्लग का निर्माण या फिर रक्त की लास्ट ड्रॉप आने तक का जो समय है वो है ब्लीडिंग टाइम। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी किसी पर्सन का ऑपरेशन करवाया जाता है तो उसका बीटी और सीटी करवाया जाता है, मींस ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम करवाया जाता है। क्यों? जब किसी ऑपरेशन के दौरान जब हम किसी ऑर्गन को या तो निकाल रहे हैं या फिर बॉडी को जब कट किया जाता है, तो अगर किसी पर्सन में ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो उस पर्सन में रक्त की हानि ज्यादा होगी और उस पर्सन के लिए रक्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस वजह से पर्सन का सबसे पहले बीटी और सीटी चेक किया जाता है। अब आते हैं क्लॉट के टाइप्स पर। दो तरीके के थक्के होते हैं, एक होता है थ्रोम्बस क्लॉट और दूसरा होता है एम्बुलस क्लॉट। थ्रोम्बस क्लॉट स्थिर थक्के होते हैं, मींस स्टैटिक क्लॉट होते हैं, जबकि एम्बुलस क्लॉट ये गतिशील मींस मूवेबल क्लॉट होते हैं। जब थ्रोम्बस क्लॉट की बात करें तो ये कम हानिकारक होते हैं एज कंपेरेटिव टू एम्बुलस क्लॉट। क्यों एम्बुलस क्लॉट ज्यादा हानिकारक हैं? क्योंकि वो गतिशील होते हैं। गतिशील होने से क्या प्रभाव हुआ? गतिशील होने की वजह से ये रक्त संचरण में जाकर कहीं भी किसी भी जो हमारा इंपोर्टेंट ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, इन पर जाकर उनकी सप्लाई को बंद कर सकते हैं। थक्का जो बनता है वो थक्का ब्लड वेसल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल में अंदर की साइड में एक ही जगह पर अगर वो स्थिर है तो वो थक्का है थ्रोम्बस क्लॉट। और अगर इसी थक्के का कुछ पार्ट इस ब्लड में बहना स्टार्ट कर दे तो ये थक्का गतिशील हो जाएगा और ऐसे थक्के को हम बोलेंगे एम्बुलस क्लॉट। क्यों हानिकारक ज्यादा है वो हमने समझ लिया, क्योंकि ये तो एक ही जगह पर स्थिर रहने वाला है, जबकि ये कहीं पर भी जाकर किसी भी वाइटल ऑर्गन जो हमारे जीने के लिए या हमारे जीवित अवस्था के लिए जरूरी है उन ऑर्गन की सप्लाई को बंद कर देगा तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो एम्बुलस क्लॉट ज्यादा हानिकारक होते हैं। ये स्टैटिक क्लॉट समझ में आ गया और ये मूविंग क्लॉट हमें ये भी समझ में आ गया। थ्रोम्बस का बनना, थ्रोम्बस क्लॉट का बनना ये कहलाता है थ्रोम्बोसिस और एम्बुलस क्लॉट का बनना ये कहलाता है एम्बोलिज्म। अगर थ्रोम्बस क्लॉट हृदय को
ब्लड देने वाली आर्टरी जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी रक्त वाहिनियों में अगर ये थ्रोम्बस क्लॉट बन जाए तो इसे बोलेंगे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, और ये आगे चलकर पर्सन में हार्ट अटैक जैसी कंडीशन डेवलप करवा सकता है। कैसे? क्योंकि ये थ्रोम्बस आगे चलकर बड़ा होता जाएगा और बड़े होते होते एक दिन ये इस आर्टरी को, जो कोरोनरी आर्टरी है, इसे ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही ये इसे ब्लॉक करेगा, अवरुद्ध करेगा, तो यहां पर मींस हार्ट के सेल पर ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और पर्सन को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये था कोरोनरी थ्रोम्बस के बारे में। ऐसा ही मस्तिष्क को सप्लाई करने वाली जो सेरेब्रल आर्टरी होती है, वहां पर भी थ्रोम्बस हो सकता है, और उस थ्रोम्बोसिस को बोलते हैं सिफेलिक थ्रोम्बस। सिफेलिक थ्रोम्बोसिस भी इसे बोला जा सकता है। इसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। तो अगर किसी पर्सन में मस्तिष्क को सप्लाई करने वाली आर्टरीज में थ्रोम्बस बन जाए तो उससे नियंत्रित होने वाले मींस मस्तिष्क से नियंत्रित होने वाले ऑर्गन्स पर लकवे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो पर्सन में पैरालिसिस डेवलप कर सकती है। तो हमने पढ़ा क्लॉट क्या होता है, ये समझ में आ गया। क्लॉट कितने टाइप के होते हैं ये हमने पढ़ लिया, थ्रोम्बस और एम्बोलस के बारे में। कौन स्टैटिक है, कौन मूवेबल है, ये समझ में आ गया। कौन मोर डेंजरस है। इसके अलावा हमने दो तरीके के टाइम पढ़े, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ब्लड क्लॉटिंग में अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म, किस तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, मींस किस तरीके से रक्त का थक्का बन रहा है। तो सबसे पहले किसी पर्सन को अगर चोट लग जाए, मींस कोई इंजरी हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से जहां पर चोट लगेगी उस जगह के जो ऊतक हैं वो डैमेज हो जाएंगे, मींस क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। और ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने से वहां पर जो सप्लाई ब्लड की हो रही है, उन ब्लड वेसल के अंदर पाए जाने वाली प्लेटलेट्स को भी स्टिमुलेट किया जाएगा। तो जैसे ही चोट लगेगी दो चीजें रेस्पॉन्ड करेंगी। पहला, जो ऊतक क्षतिग्रस्त हुए हैं उनसे तो एक पदार्थ निकल के आएगा जिसका नाम है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो प्लेटलेट्स प्रेरित हुई हैं उनसे निकलने वाला जो पदार्थ है उसे बोलते हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो चोट लगने पर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन को तो निकालती है प्लेटलेट और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन को निकालती है क्षतिग्रस्त ऊतक। ये दोनों मींस एंडो एंड एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन से क्रिया करके और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, या इसी को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, या इसी का नाम है एंटी हिपैरिन। दोबारा से समझते हैं, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों ने रिएक्ट किया प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में इन्होंने एक पदार्थ बनाया जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, या इसी का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज, या इसी को बोलते हैं एंटी हिपैरिन। पहले तो इसे समझते हैं कि क्यों इसे एंटी हिपैरिन बोलते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कोएगुलेट या स्कंदन या थक्का नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है एक प्रतिस्कंदक जिसका नाम है हिपैरिन। अगर हमें जहां पर चोट लगी है, अगर वहां पर रक्त का थक्का बनाना है तो वहां पर हमें हिपैरिन को इनएक्टिवेट मींस निष्क्रिय करना होगा। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज है ये उस जगह पर हिपैरिन को निष्क्रिय करता है। इसी वजह से प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज को बोलते हैं एंटी हिपैरिन। हिपैरिन का काम क्या है? हिपैरिन प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है। यह इसकी निष्क्रिय अवस्था है और यह एक सक्रिय अवस्था है। तो हमने पढ़ा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्रिया करके कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में बनाती हैं थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज या एंटी हिपैरिन।
ये क्या करेगा, ये हेपेरिन को इनएक्टिवेट मींस निष्क्रिय कर देगा। हेपेरिन जिस काम को या जिसको बदलने से रोकता था, अब क्योंकि वो निष्क्रिय हो गया है तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकने का काम करता था हेपेरिन। अब हेपेरिन को निष्क्रिय करने पर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन बदल जाएगा सक्रिय थ्रोम्बिन में। आगे चलकर ये सक्रिय थ्रोम्बिन बदलेगा फाइब्रिनोजिन, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, वो भी निष्क्रिय अवस्था में है, उसे फाइब्रिन सक्रिय में बदल देगा। फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन प्रोटीन ही है और ये छोटे रेशेदार प्रोटीन होते हैं। रेशे जैसी स्ट्रक्चर, जहां पर चोट लगी है वहां पर ये जम जाएगी। साथ ही इसमें जैसे अगर कहीं पर चोट लगती है तो उस जगह पर रेशे जम जाएंगे और उनमें ब्लड कॉर्पसल्स, जो रक्त की कणिकाएं हैं, वो फंस जाएंगी। तो रक्त कणिकाओं प्लस फाइब्रिन को मिलाकर बोलते हैं फाइब्रिन क्लॉट, और इस तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग मींस रक्त का थक्का बन जाता है। तो हमने पढ़ा क्षतिग्रस्त ऊतक से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट से एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट किया प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में बना थ्रोम्बोकाइनेज, उसने प्रोथ्रोम्बिन को बदला थ्रोम्बिन में और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजिन को बदला फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या है? ये इस तरीके के रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो उस जगह पर जहां चोट लग रही है, जहां ब्लड बाहर निकल रहा था, वहां पर जम जाते हैं और उनमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं। तो रक्त कणिकाएं प्लस ये जो रेशे हैं जिन्हें फाइब्रिन बोला है, इनको मिलाकर बोलते हैं फाइब्रिन क्लॉट। और इस तरीके से रक्त का बहना रुक जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का जब थक्का बन जाता है तो लास्ट में एक फ्लूइड उस जगह पर निकल के बाहर आता है और उस फ्लूइड को बोलते हैं सीरम। सीरम क्या है? ब्लड से ही जब ब्लड कॉर्पसल्स को हटा दिया जाए तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। सीरम में उस प्लाज्मा में से भी अगर हम स्कंदन कारक जैसे कि फाइब्रिनोजन है उसे हटा दें तो वो जो बचा हुआ फ्लूइड है उसे बोलते हैं सीरम। दोबारा से समझते हैं, ब्लड में से अगर ब्लड कॉर्पसल्स मींस रक्त में से अगर रक्त कणिकाओं को निकाल दें तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। और अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन या स्कंदन कारक को निकाल दें तो उसे ही बोलते हैं सीरम। और सीरम निकल के आता है जब रक्त का थक्का जम जाता है तो उस जगह पर एक फ्लूइड ऊज करता है, मींस बाहर निकलता है, उसे ही हम सीरम बोलते हैं। सीरम में एंटीबॉडीज भी पाई जाती है। क्यों बोल रहे हैं हम ये? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इसी तरीके से प्लाज्मा में से ही बना है सीरम, तो सीरम के अंदर भी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक कोई भी निष्क्रिय पदार्थ पहले सक्रिय हो रहा है, फिर वो सक्रिय पदार्थ दूसरे वाले को निष्क्रिय से सक्रिय कर रहा है। तो एक के बाद दूसरा एंजाइम की तरह काम कर रहा है। इसी वजह से इस थ्योरी को बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, मींस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन की अभिक्रिया को जिस थ्योरी से सबसे ज्यादा समझाया गया है उस थ्योरी का नाम है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। तो ये हुआ कंप्लीट ब्लड क्लॉटिंग। अब हम ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आयन है जिसकी कमी की वजह से रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता या उसमें देरी हो जाती है। और ऑप्शन में दिया है सोडियम, सेकंड ऑप्शन दिया है पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन दिया है कैल्शियम और फोर्थ ऑप्शन दिया है SCO3 माइनस आयन। तो आंसर जाएगा कैल्शियम, क्योंकि इसे बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, इनको बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो है कैल्शियम। इसके अलावा एक विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से ये ब्लड क्लॉटिंग देरी से होती है?
तो आंसर जाएगा विटामिन के। विटामिन के का यहां पर क्या रोल है? तो विटामिन के जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो स्कंदन कारक होते हैं, उनको बनाने का काम करती है। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इन सभी का निर्माण जो है वो होता है हमारे लिवर में, और इसे बनाने के लिए जिस विटामिन की जरूरत पड़ती है वो है विटामिन के। तो विटामिन के की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो भी पर्सन की ब्लड की क्लॉटिंग देरी से होती है। तो ये थे ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप मींस रक्त समूह। रक्त समूह के लिए जो सिस्टम दिया गया है उसे बोला जाता है एबीओ सिस्टम, और इसे दिया था कॉल लैंड स्टीनर, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। इसी वजह से फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी बोला जाता है कॉल लैंड स्टीनर को। हमने जब आरबीसी पढ़ा था तो आरबीसी की सतह पर हमने एंटीजन मींस प्रतिजन के बारे में पढ़ा था, जबकि प्लाज्मा में उपस्थित होती है एंटीबॉडी, और उन एंटीजन के बेसिस पर ही रक्त समूह कई प्रकार के हम देखते हैं। तो एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ए और दूसरा होता है बी। इन 2 एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह भिन्न प्रकार के होते हैं। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, मींस हमारे प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, और इनके खिलाफ जो प्रोटीन पदार्थ बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिरक्षी मींस एंटीबॉडी। तो एक तो होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। दोबारा समझते हैं प्रतिजन क्या है। तो एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, और प्रतिजन वो पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करें, जबकि प्रतिरक्षी मींस एंटीबॉडी वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन से निर्मित हैं, जो प्रतिजन के विरुद्ध बनाए जाते हैं। एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, एक तो ए और दूसरा बी। ये उपस्थित हो सकते हैं या अनुपस्थित हो सकते हैं। उसी के बेसिस पर हम यहां पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं। कैसे? सबसे पहली अवस्था आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है, दूसरी अवस्था में आरबीसी की सतह पर बी प्रतिजन है, तीसरी जो कंडीशन है उसमें आरबीसी की सरफेस पर कोई भी प्रतिजन नहीं है, जबकि 4th स्टेज या 4th अवस्था जो है उसमें आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित हैं। तो हमने 4 अवस्थाएं पढ़ रहे हैं हम यहां पर। पहला है जब आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, दूसरा जब आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है, तीसरा जब आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, और चौथा जब आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित हैं। ये तो था एंटीजन। एंटीबॉडी कहां होता है? तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये तो है आरबीसी और इसके चारों तरफ ये है प्लाज्मा। पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने प्रतिजन पढ़ लिया कि क्या होता है, प्रतिरक्षी पढ़ लिए हमने क्या होता है। तो अब हम कॉल्ड लैंड स्टीनर का एक लॉ पढ़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसा प्रतिजन होता है वैसा ही रक्त समूह होता है, एवं उसके रक्त में दूसरे प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी पाया जाता है, और वो भी कहां पर? प्लाज्मा में। क्योंकि प्रतिजन तो होता है आरबीसी की सरफेस पर, और प्रतिरक्षी मींस एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेज को शो कर रहा है। अब मान लीजिए आरबीसी की सरफेस पर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कौन सा प्रतिजन है? ए प्रतिजन। तो ये जो आरबीसी जिस पर्सन के अंदर पाई जाएंगी उस पर्सन का रक्त समूह होगा ए, क्योंकि जैसा प्रतिजन है वैसा ही रक्त समूह है। तो ए प्रतिजन है तो ए रक्त समूह होगा।
अब एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं कि इसमें रक्त ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी। हमने यहां पर पढ़ा कि अगर कोई पर्सन का जैसा प्रतिजन वैसा ब्लड ग्रुप, उस ब्लड ग्रुप में या उस ब्लड में दूसरे प्रतिजन के खिलाफ, मींस अगर ए प्रतिजन है तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, दूसरे प्रतिजन मींस बी प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो इसमें बी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है। दोबारा से समझते हैं, अगर ए प्रतिजन है तो ए रक्त समूह होगा, मींस जैसा प्रतिजन है वैसा रक्त समूह होगा, और इस ए ब्लड ग्रुप में ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, ए के अपोजिट बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, मींस दूसरे प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी होगी। तो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो होगी बी। अब हम इन चारों अवस्थाओं में प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इन चार कंडीशंस को देखें, जिसमें आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन को दिखाया है कि वो उपस्थित है या अनुपस्थित है, तो उसके बेसिस पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जिसमें आरबीसी की सरफेस पर ए प्रतिजन है, तो इस पर्सन का रक्त समूह होगा ए, तो ए ब्लड ग्रुप होगा इसका, और इसके प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी होगी वो होगी बी के खिलाफ, क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसा प्रतिजन है वैसा रक्त समूह है और उसके रक्त में दूसरे प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी होगा। सेकंड कंडीशन, जब आरबीसी की सरफेस पर बी प्रतिजन है तो इस व्यक्ति का रक्त समूह बी होगा और इसमें ए के खिलाफ एंटीबॉडी मींस ए प्रतिरक्षी देखने को मिलेगी। अब आते हैं इन दो कंडीशंस पे। थर्ड जो कंडीशन है उसमें आरबीसी की सरफेस पर कोई प्रतिजन नहीं है, ऐसे ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, ओ रक्त समूह। और क्योंकि कोई प्रतिजन नहीं है तो दोनों ही प्रतिजन के खिलाफ इस रक्त में एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, मींस दोनों ही एंटीजन जैसे ए और बी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी मिलेगी, मींस दोनों प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी इसमें उपस्थित होगी। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन, जब आरबीसी की सरफेस पर ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित हैं तो ऐसे रक्त समूह को बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, और क्योंकि ए के खिलाफ एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप में होती थी, बी के खिलाफ एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप में होती थी, और क्योंकि ये दोनों ही अब इस समय प्रतिजन उपस्थित हैं तो इस रक्त में इन दोनों के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। इसका मतलब यहां कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी इस रक्त समूह में या इस ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में। तो हमने ये चार कंडीशन पढ़ी। तो इस तरीके से चार तरीके का रक्त समूह हमें देखने को मिल रहा है, ए, बी, ओ और ए बी। इनमें से ए, बी और ओ इसके बारे में तो बताया था लैंडस्टीनर ने, जबकि इस रक्त समूह ए बी के बारे में बताया था डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली साइंटिस्ट ने। तो ये तो था कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप का पर्सन किस ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, या फिर कौन से ब्लड ग्रुप को किसका ब्लड दिया जा सकता है, वो अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने चार ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, ए, बी, ए बी और ओ। इन चारों ब्लड ग्रुप के हमने एंटीजन और इनमें उपस्थित एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लिया है। जैसे ए में ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में दोनों एंटीजन है और ओ में कोई एंटीजन नहीं है। और एंटीबॉडीज का हमने पढ़ा था कि ए वाले में बी के खिलाफ एंटीबॉडी है, बी वाले में ए के खिलाफ एंटीबॉडी है, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ में एंटी ए और एंटी बी ये दोनों तरीके की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब हम इस चार्ट में ये समझते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप को
किस ब्लड ग्रुप के पर्सन को दिया जा सकता है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, तो इस चार्ट से वो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जब हम किसी व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस रक्त का आदान प्रदान करते हैं, उस समय हमें एग्जैक्टली ब्लड में क्या देखना चाहिए। तो उसके लिए जो डोनर है मींस जो ब्लड को दे रहा है, उसका तो देखते हैं एंटीजन। मींस अगर कोई पर्सन है ए ब्लड ग्रुप वाला, तो उसका एंटीजन देखते हैं, मींस वो डोनर का एंटीजन देखेंगे तो वो एंटीजन है ए, और डोनर का एंटीजन मिलाएंगे रेसिपिएंट मींस ग्राही की एंटीबॉडी के साथ। मींस अगर ये सभी मान लीजिए ग्राही हैं ए बी और ओ, हमसे पूछा जाए कि ए वाला इन चारों में से किसको ब्लड दे सकता है, तो ये चारों तो हो गए ग्राही मींस रेसिपिएंट, और ये डोनर मींस ए ब्लड ग्रुप जो दे रहा है वो डोनर है। डोनर का देखना है एंटीजन, तो ए वाले का एंटीजन हो गया ए, और ग्राही जो है उनकी देखेंगे हम एंटीबॉडी। देखते हैं ए वाले में बी के खिलाफ एंटीबॉडी मींस एंटी बी है, बी वाले में ए के खिलाफ एंटीबॉडी मींस एंटी ए है, ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ वाले में दोनों तरीके की एंटीबॉडी है मींस एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। अब जब हम ये देखें कि एंटीजन ए, सबसे पहले हम ए से ए के ब्लड की बात करते हैं। ए वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, तो हमने पढ़ा डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को मैच कराया, और अगर वो मिल गए मतलब जो मैच हो गए तो ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। मिलने का क्या मतलब है कि ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती है एंटी ए, मतलब ए एंटीजन को जो मार सकती है एंटीबॉडी वो है एंटीबॉडी ए। तो अगर इन ग्राहियों में से किसी के भी पास एंटीबॉडी ए मिलेगी, उस पर्सन या उस ब्लड ग्रुप को ए वाला ब्लड नहीं दिया जा सकेगा। जैसे ए वाले को ब्लड दे सकता है, क्यों? क्योंकि एंटीजन ए और यहां पाया जा रहा है एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है तो यहां कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी बी एंटीजन ए को नहीं मारेगी, तो ए वाले को ब्लड दे सकता है। तो मैच कराने पर अगर ये मिल गए, जैसे सेकंड केस में देखते हैं, ए वाला बी वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, तो ए वाले में है एंटीजन ए, और बी ब्लड ग्रुप जो कि ग्राही है उसका देखेंगे एंटीबॉडी, तो इसमें एंटीबॉडी है ए, और एंटीबॉडी ए इस एंटीजन के खिलाफ है जो इसको मार सकती है, तो ए वाला बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता। इसका मतलब मैच करने पर अगर ये मिल गई, जैसे एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए यहां मिल गई है, तो यहां ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, मींस नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ए वाले का ब्लड हम बी वाले को नहीं दे सकते। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, ए वाले का ब्लड क्या हम ए बी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ए में एंटीजन ए है और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो जब एंटीबॉडी नहीं है तो ए वाले का ए बी वाले को ब्लड दिया जा सकता है। अब आते हैं ए वाला ओ वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं। तो ए वाले में एंटीजन ए है, ओ वाले में एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। एंटीबॉडी ए जो इस एंटीजन ए को मार सकती है, तो इस वजह से ए वाले का ब्लड ओ वाले को नहीं दे सकते। तो हमने ये पढ़ा कि जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम डोनर का तो देखते हैं एंटीजन, रेसिपिएंट मींस ग्राही का देखते हैं हम एंटीबॉडी। अगर वो दोनों मैच कर गए मींस ए वाले के खिलाफ अगर एंटीबॉडी ए पड़ी है, बी वाले के खिलाफ एंटीबॉडी बी पड़ी है, तो कोई भी ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए हम इस बॉक्स से उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। कैसे? अगर हमसे पूछा जाए
कि ए वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ए वाले को तो दे ही सकता है, साथ ही साथ ए वाला ए बी वाले को भी ब्लड दे सकता है। जैसे ओ वाला किस किस को ब्लड दे पा रहा है, तो ओ वाला ए वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, और खुद को तो ये दे ही रहा है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है, मींस ये सर्वदाता है, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे पा रहा है। ऐसे ही ए बी वाला पूछा जाए कि ये किसको ब्लड दे सकता है, तो ए बी वाला केवल और केवल ए बी को ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी वाला सभी से ब्लड ले रहा है, ए वाले से भी ले रहा है, बी वाले से भी ले रहा है, और ओ वाले से भी ले रहा है, और ए बी वाले से तो ए बी लेगा ही लेगा। तो इसका मतलब ए बी को हम सर्वग्राही मींस यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ा ओ ब्लड ग्रुप वाले, ओ जो ग्रुप है वो तो है सर्वदाता, जबकि ए बी जो है वो है सर्वग्राही। इसके अलावा हम यहां से यह भी पता कर सकते हैं कि बी ए ब्लड ग्रुप जो है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, तो ए वाला ए वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी ब्लड के कि वो किससे ब्लड ले पा रहा है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले पा रहा है या किसको दे पा रहा है, वो हम इस बॉक्स से निकाल सकते हैं और हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो इससे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम यहां पर देखें तो टेबल में लास्ट में ये रक्तदाता समूह के बारे में लिखा हुआ है, मींस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं ए वाले को ए वाला दे रहा है और ओ वाला दे रहा है, ऐसे ही बी वाले को बी वाला और ओ वाला दे पाएगा। ऐसे अगर हम ए बी वाले की बात करें तो ए बी वाला क्योंकि सबसे ब्लड लेता है तो ए वाला भी इसको ब्लड दे सकता है, बी वाला दे सकता है, ए बी वाला दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है, जबकि ओ वाला केवल और केवल ब्लड ओ वाले से ही ले पाएगा।